हमारे साथ आज HEG लिमिटेड का मैनेजमेंट है, जिनके तिमाही नतीजे आ चुके हैं। तगड़े सेट ऑफ नंबर्स हैं। तो क्या हाईलाइट रहे हैं बीती तिमाही के और आगे किस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ED मनीष गुलाटी जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर गुलाटी सर, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो अच्छे नंबर्स की आपको बहुत बधाई। मजबूत नंबर्स हैं, किसी भी फ्रंट पर हम देख लें। एक बेहतरीन टर्न अराउंड पिछले साल के घाटे के मुकाबले हमने इस साल बनते हुए देखा है। पैट पर मैं नजर डालती हूँ 129 करोड़ के पास का वहां प्रॉफिट देखने को मिला है। सर, कैसे ये मुमकिन हुआ? क्या हाइलाइट्स रहे हैं बीती तिमाही के? गुड आफ्टरनून। शुक्रिया रिजल्ट्स के लिए। और जो आप कह रहे हैं कि पहले घाटे से हम मुनाफे में आए हैं इस साल, तो वो आपको याद होगा कि हमारे पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी जो सब लिक्विडेट हो गई। तो इस साल की स्टार्टिंग से ही हम मुनाफे में रहे हैं। और स्टील में जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टील की डिमांड बढ़ी है। ये कोविड के उस दौर से निकलने के बाद उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ी है, इंडिया में भी विदेशों में भी। और हम करीब पूरे साल करीब 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलते रहे हैं। दाम बढ़े हैं पहले क्वार्टर से, अगर इस साल 21-22 में कंपेयर करें, और टुवर्ड्स द एंड करीब 60% दाम की बढ़ोतरी हुई। और अगर हम Q3 से Q4 को देखें तो करीब 12% इस क्वार्टर में बढ़ोतरी हुई। और आगे जो हम देख पा रहे हैं, स्टील की डिमांड मजबूत है अभी भी। हालांकि कई ग्लोबल फैक्टर्स हैं, रशिया है, उसके बावजूद स्टील की डिमांड बनी हुई है। और एक चीज मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाहता था कि जो हम जिनको केटर करते हैं उसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस सेगमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस सेगमेंट में बढ़ोतरी जो है वो ब्लास्ट फर्नेस से कहीं ज्यादा है, क्योंकि दुनिया अब डिकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका में कई नई फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस आ रही हैं। तकरीबन अगले 3 साल में अमेरिका में इटसेल्फ करीब 15 मिलियन टन आएगा। और अगले 3 साल में यूरोप की तरफ करीब 15 मिलियन टन आएगा। तो जो हमारे प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जाता है, उसकी डिमांड मीडियम लॉन्ग टर्म हमें स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो हम, आप जैसा कि आपको पता है, हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो हमारा एक्सपेंशन भी काफी टाइमली है। और कोई वेस्टर्न कंपनी ने एक्सपेंशन का इनिशिएटिव नहीं लिया था 3 साल पहले, जैसा कि HEG ने लिया। तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही समय पर हमारा एक्सपेंशन आ रहा है। जो डिमांड बढ़ेगी उसे हम केटर कर पाएंगे। सर, काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पर टच पॉइंट्स टच कर दी हैं। इनकी डिटेल मैं आगे भी इंटरव्यू में लूँगी। लेकिन सर, क्योंकि यहाँ पर आपने स्टील की डिमांड का जिक्र किया, आपने कहा कि क्लियरली इंप्रूवमेंट दिखा, और वो हमने हर सेक्टर में आता हुआ देखा है। इंफ्रा की डिमांड भी निकली है, स्टील की डिमांड में भी हमने सुधार देखा है। लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं भारत सरकार काफ़ी सक्रिय हो रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हमने स्टील पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती हुई देखी हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की डिमांड क्या इससे प्रभावित होती हुई दिख रही है आपको? देखिए, इसमें जो सरकार ने 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, डेफिनेटली उनके अपने कंसर्न्स हैं हम्म। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो उनसे वो मुनासिब समझ रहे हैं, जो जो वो एफर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि इंडिया में करीब 30% ही ऐसा स्टील है जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनता है। और HEG जैसी कंपनी जो 2/3 एक्सपोर्ट करती है, हमारे ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी डिमांड पर, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, सर, हम थोड़ा सा आपके रॉ मटेरियल्स के बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज और सेक्टर्स ने अपने जो तिमाही नतीजे जारी किए हैं उसमें मार्जिन्स काफ़ी प्रभावित हुए हैं। सर, नीडल कोक, इसका अभी प्राइस ट्रेंड किस प्रकार का है? अगर आप सालाना और तिमाही आधार पर हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए, नीडल कोक जो आज के समय में, अगर हम पिछला क्वार्टर देखें और आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर देखें, करीब 10% उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। दूसरे इनपुट्स भी हैं, पिचेस भी हैं, हर कॉस्ट इनपुट बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उसे दाम जिस तरह से इलेक्ट्रोड के बढ़ रहे हैं, हम उसे अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। और जैसे कि आपने लास्ट क्वार्टर्स में देखा 2-3, हम अपनी मार्जिन्स को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आगे भी मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी डिमांड है, हम अपनी मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएंगे और कॉस्ट को अब्सॉर्ब कर पाएंगे।
ओके। सर, अभी हम इंटरनेशनली देख रहे हैं कि खासतौर से चीन की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। वहाँ पर वहाँ की भी सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि जितने भी स्टील मेकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं उनके दाम यहाँ पर घटाए जाएं। क्या हमारे मार्केट्स इससे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं? हाल फिलहाल में हमने जो स्टील की कीमतें, थोड़ा स्टील रिबार, आयरन की कीमतें थोड़ा बहुत यहाँ पर लड़खड़ाते हुए देखी हैं। किसी प्रकार का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? देखिए, स्टील जिस तरह से बढ़ा है आपने देखा है, मोर मोर देन डबल हुआ है पिछले एक सवा साल में, और उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन अभी आया है स्टील में, बट अभी भी वो एक हिस्टोरिकल लेवल्स पर ही है। और जहां तक चाइना का संबंध है, हम चाइना में सप्लाई नहीं करते, तो चाइना से हमारे हमारे इम्पैक्ट नहीं आता। हमारा जो बिजनेस है वो मेनली अदर देन चाइना कंट्रीज में है, तो इसलिए हमें चाइना से कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके। एज लॉन्ग एज वो स्टील बना रहे हैं, डोमेस्टिकली कंज्यूम कर पा रहे हैं, टू दैट एक्सटेंट हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क तब पड़ता है कि जब उनके स्टील के एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जो बाकी दुनिया को डिस्टर्ब करें। क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रंट पे बात कर रहे हैं, 30 देशों में आपका प्रेजेंस है। अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि आय के हिसाब से ज्योग्राफिकल स्प्लिट क्या है सर? हमारी बिजनेस की बात करें तो करीब हम 2/3 एक्सपोर्ट करते हैं, 1/3 हम इंडिया में बेचते हैं। हमारी मेजर मार्केट्स अमेरिकाज हैं, मिडल ईस्ट है, यूरोप है, साउथ ईस्ट एशिया है, तो हम काफी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है हमारा। ओके। सर, अभी तक का हाल फिलहाल का प्रदर्शन कैसा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाई एनर्जी कॉस्ट के चलते और जो हाल फिलहाल के जो पॉलिटिकल टेंशन है उसके चलते हमने एनर्जी क्राइसिस भी देखी है। यूरोप खास तौर से इस समस्या से जूझ रहा है। अमेरिका की अगली अलग ही प्रॉब्लम है ईंधन को लेके। वो अपनी कुछ कोशिशें कर रहे हैं। इन ज्योग्राफीज में गोइंग फॉरवर्ड या इस वित्त वर्ष में आने वाले क्वार्टर्स में आप किसी तरह का प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, यूरोप में डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी प्राइस 3 गुना हो गए हैं, और डेफिनेटली उनको फर्क पड़ रहा है, बट ये प्राइसेस अनसस्टेनेबल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन हमने कुछ देखा है कि कुछ ऑर्डर्स, कुछ कंपनीज ने ऑर्डर्स को पुश बैक किया है। जो कल ले रहे थे मटेरियल, वो बोलते हैं कि नहीं परसों लेंगे, परसों वाले और अगले दिन लेंगे, इस तरह से। बट एक पॉजिटिव हमारे लिए बात यह है यूरोप में कि यूरोपियन नेशंस ने चाइनीज इलेक्ट्रोड्स पर अभी 25 से 27% ड्यूटी लगाई थी, अभी 2 महीने पहले। तो उसकी वजह से कुछ डिमांड जो चाइना साइड से एचईजी की तरफ आ रही है, तो हमें नेट नेट उतना फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी सेल जो यूरोप में है वो अभी भी कायम है। सर, कौन सी ज्योग्राफीज हैं जहां पर डिमांड बेहतर होती दिख रही है या प्री कोविड लेवल पर आती दिख रही है, प्रोस्पेक्ट्स बेहतर दिख रहे हैं? साथ ही अगर आप इन्वेंट्री लेवल की डिटेल दे पाते। देखिए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड आ रही है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील से, जो हमारी इलेक्ट्रोड की डिमांड आ रही है, वो इस समय अमेरिका से आ रही है। क्योंकि इस समय वो एक ऐसा देश है जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कम से कम 10-12 प्लांट आने वाले हैं अगले 2 साल में, 3 साल में। तो इसमें आई थिंक ये जो पाथ है यूएस में, ये इसमें स्ट्रांगली ये लोग बने रहेंगे। पहले ही वहां पर 70% जो स्टील है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनाया जाता है। तो इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका। सर, इसके अलावा आप अगर हमें ये बता पाते कि यहाँ से आपने ये तो बता दिया कि किन ज्योग्राफीज से और कहाँ कहाँ से आपकी सबसे अच्छी डिमांड बनती हुई दिख रही है। सर, आपने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के इस्तेमाल का जिक्र किया। अगर आप बता सकते कि फिलहाल कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल कर रही हैं और किस प्रकार की ग्रोथ आप कमिंग ईयर्स में आते देख रहे हैं? जी, देखिए, जितना भी दुनिया में स्टील बनता है उसका करीब करीब 29-30% जो है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनता है। ओके। अब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इज अ मच क्लीनर वे ऑफ मेकिंग स्टील। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो ब्लास्ट फर्नेस में 4 गुना होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस। ऊपर से कोक और कोल का इस्तेमाल किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, जिसमें ऑलरेडी इतने माइनिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं। यूरोप पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो गया है टुवर्ड्स डिकार्बनाइजेशन। सो उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए हैं, धीरे धीरे अपना जो स्विच जो है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की तरफ करने के लिए। तो ओके। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की डिमांड का प्रोडक्शन डेफिनेटली ब्लास्ट फर्नेस के ग्रोथ रेट से ज्यादा रहेगा। अगर टोटल स्टील 1% बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पोर्शन ऑफ दैट स्टील विल इंक्रीज बाय 2 to 3%। मैं एक रफ एक बॉल पार्क नंबर दे रहा हूँ।
सर समझ में आ गया। सर आपने अपने केपेक्स का जिक्र किया था पहले सवाल के उत्तर में। सर आप बता सकते हैं कि इस वित्त वर्ष के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है? थोड़ा डिटेल में अगर आप बता सकें कि किस प्रकार की अभी आपकी ऑर्डर बुक है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने का इरादा है आने वाली तिमाहियों में इस नए वित्त वर्ष में। जी देखिए, 2 साल पहले हमने एक्सपेंशन कंसीव किया था और उसके वो करीब 1200 करोड़ का उसमें कैपेक्स था। इसमें हम 800 करोड़ रुपए हमारा लग चुका है और बैलेंस 400 अगले 2-3 क्वार्टर में लगेगा। एक्सपेंशन हमारा फुल स्पीड में चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ दिसंबर एंड तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है कि आखिरी क्वार्टर में हमें इसका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन का फायदा हो। अब हमारे जो वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 7-8% हमारे वॉल्यूम बढ़ेंगे इस साल में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके। सर अंत में क्या आउटलुक आप देना चाहेंगे इस वित्त वर्ष के लिए? किसी प्रकार के चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं गिवन द फैक्ट कि सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस में नहीं, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में बहुत उठापटक है, बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है। कोई भी इकोनॉमी को उठाकर हम देख लें तो इसके मद्देनजर आपका आउटलुक क्या होगा सर इस वित्त वर्ष के लिए? देखिए, मेरा आउटलुक बहुत पॉजिटिव है बिकॉज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील इंडस्ट्री ने ग्रो करना ही करना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेदर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वे ऑफ स्टील मेकिंग विल ग्रो और नॉट ग्रो। नो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। हाउ मच इट विल ग्रो, हाउ फास्ट इट विल ग्रो, दैट इज द पॉइंट। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील का प्रोडक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। हम दुनिया का पहले ही सबसे बड़ा प्लांट थे। अब 1 लाख टन बन के तो हम अनडिस्प्यूटेड और सबसे बड़ा प्लांट बन जाएंगे। हम बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर हैं। एक जगह पर 1 लाख टन बनाते हैं, 30 ट्राई करते हैं, तो वो उसमें मार्केट भी, वो रिस्क भी हमारा काफी डाइवर्सिफाइड है। सो आई एम पर्सनली वेरी पॉजिटिव अबाउट द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री on the back of electric arc furnace way of steel making. ओके, पॉइंट टेकन सर। मिस्टर गुलाटी सर, थैंक यू सो मच आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। नंबर्स आपके तगड़े रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर क्लियरली स्टॉक में भी झलक रहा है, जो इस समय जबरदस्त तेजी के साथ ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे इंटरव्यू के दौरान ही हमने देखा कि एक अच्छा खासा कमबैक इसने दिखाया है। सो सर थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एक बार फिर से, और आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो ये था HEG का मैनेजमेंट बताते हुए कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो किसी भी तरह के यहाँ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बावजूद इन्हें लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी और इनकी जो अपसाइड ट्रेजेक्ट्री है वो यहाँ से बरकरार ही रहने वाली। स्टॉक इस समय 2.5% की स्ट्रेंथ के साथ 1036 पे कर रहा है कारोबार।